सर आज हमारे पास एक ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, कन्विक्शन ऑर्डर, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सेंटेंस किया है 365 आईपीसी, 302 एंड 201 आईपीसी में। इसमें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और ये हेल्ड किया है कि जो इसमें एक्यूज़ था उसी ने मर्डर किया है। बट इसमें सर पॉइंट ये है कि इसमें किसी ने एक्यूज़ को मर्डर करते हुए देखा नहीं, कोई वेपन नहीं मिला, कोई फॉरेंसिक नहीं हुई। तो सर क्या 302 बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के भी इस्टेब्लिश हो सकता है, इसमें कन्विक्शन हो सकता है? दो तरह का ट्रायल होता है, या यूँ कहा जाए कि दो तरह से 302 में एक तो हो गया कि फर्स्टली अगर डायरेक्ट एविडेंस है तो आई विटनेस का केस हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो उसको लॉ में जो डिफ़ाइन किया गया है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डिफ़ाइन किया गया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए प्रूफ क्या होना चाहिए, यानी नियरेस्ट एविडेंस हो और वो एविडेंस एक्यूज से जिसके ऊपर एलिगेशन है उस एविडेंस से उसको इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हो, जैसे कोई मोटिव असाइन हो, पहले से कोई दुश्मनी हो, और पहले से कोई खेत बाड़ी या किसी तरीके का झगड़ा रहा हो, या कोई भी ऐसा बायसनेस हो जो ये शो करे कि इस वजह से ये अपराध कर सकते हैं या अपराध करने के पीछे ये मोटिव है। तो भले ही नहीं देखा गया है, लेकिन उसको इवेंट ऑफ चैन देखते देख के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजनक साक्ष्य अगर आती है तो ये क्यों ना माना जाए कि आपसे दुश्मनी थी, आपने मारा है, तो उसको ट्रायल में लीड किया जाएगा कि इवेंट ऑफ चैन, जो चैन होती है ट्रायल की, विटनेसेस की, और जो बात कही जा रही है वो कनेक्ट कर पा रही है या नहीं। तो अगर कनेक्टिविटी हो जा रही है तो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कन्विक्शन 302 में हो सकता है। अब रही बात डायरेक्ट एविडेंस में, डायरेक्ट एविडेंस में 302 में कोई वो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस में जिसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस परिस्थितिजनक साक्ष्य कहते हैं, उस पे बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो विटनेसेस होंगे उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और जब उनकी क्रेडिबिलिटी चेक होगी तो ये समझ में आएगा कि अपराध इसने किया है या नहीं किया है। तो सर ट्रायल कोर्ट को क्या चीज़ एग्जामिन करनी चाहिए 302 इस्टेब्लिश करते वक्त? देखिए, ट्रायल कोर्ट को एग्जामिनेशन करने के लिए जो एफआईआर में पहली चीज़ तो किसी भी घटना के लिए जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, वैसे एफआईआर तो प्रमा फेसाई होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है और ना लिखा जाना चाहिए। तो एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती है। तो अगर एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, इट्स मीन्स कि एफआईआर प्रमा फेसाई है, यानी प्रथम दृष्टया जो सामने आया वो बात लिख दी गई। इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस में साक्ष्य का कलेक्शन होगा। अब जैसे मर्डर का केस होगा, जैसे हम लोग डिस्कशन मर्डर के केस में कर रहे हैं, तो अब मर्डर का स्पॉट क्या है, जहाँ पे घटना हुई है वहाँ पे देखा जाएगा, जहाँ पे ब्लड बरामद हुई या जहाँ पे बॉडी बरामद हुई, बॉडी जहाँ से बरामद हुई है वहाँ के मिट्टी को देखेंगे, फिर उस मिट्टी को, ब्लड को, कपड़े को, सब को ले करके फॉरेंसिक के लिए भेजेंगे कि एक्चुअली ये ह्यूमन ही ब्लड है या किसी और तरह का है। अब अगर एक्यूज का भी वहाँ से कोई रिलेशन है तो एक्चुअल में एक्यूज के भी इसी तरीके से फॉरेंसिक के कपड़े वगैरह लेंगे, फुटप्रिंट लेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे, और उस फिंगरप्रिंट को उस पर जहाँ से पकड़ा गया कपड़े पे जो कपड़ा बरामद हुआ है या एक्यूज के ऊपर से कोई कपड़ा हुआ है तो उसका फुटप्रिंट वगैरह ले कर करके, हाथों का प्रिंट ले कर करके, इस तरीके से
उसको को रिलेट करेंगे और कनेक्ट करेंगे, तो उससे ये चीज़ हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कि जो इवेंट ऑफ चैन है या जो चैन है इसका वो मिल रहा है। सर, तो चेन ऑफ इवेंट की आपने बात की, यदि किसी ने किसी को मारते हुए नहीं देखा, मतलब डायरेक्ट एविडेंस नहीं, वहाँ पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो लास्ट सीन थ्योरी यहाँ पे पिक्चर में आ जाती है, आ जाएगी। तो लास्ट सीन थ्योरी खाली यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, तो महज उसकी बेस पे कन्विक्शन होगा या और भी चेन उनको कनेक्ट करनी पड़ेगी? वैसे लास्ट सीन ही पनिशमेंट के लिए काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ों को देख कर करके कनेक्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ अगर लास्ट सीन से हो जाए तो, अब जैसे हम लोग हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, अब बाय द वे लास्ट सीन का मामला ये है कि आज अभी हम आपके साथ बैठे हुए हैं और बाय द वे हम बाहर निकल रहे हैं, तो कोई इंसिडेंट रास्ते में होता है और हम घर नहीं पहुंच पाए, तो जो हमारे परिवार के लोग हैं अल्टीमेटली ये कहेंगे कि भाई आपके साथ ये वीडियो बना है तो लास्ट सीन आपके पास था, तो जो एक्सप्लेनेशन होगा लास्ट सीन का आपके साथ में, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमारे साथ यहाँ तक गए थे और इसके बाद क्या हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये एलिगेशन आपके ऊपर आए किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्मेट में, तो आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा किन परिस्थितियों में आप नहीं थे। जैसे 313 जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है, यानी किसी घटना का अगर आई विटनेस देखा जाए तो दूसरा तो कोई हो तो गलत हो सकता है, लेकिन एक्यूज तो खुद घटने का आई विटनेस है, तो एक्यूज का डिनायल और एक्सेप्टेंस इस पार्ट पे भी देखा जाना चाहिए। वैसे ये कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में 161 सीआरपीसी का लिया हुआ बयान और दिया हुआ बयान वो कोरेसिन से, पुलिस डेयर से, उससे लिया गया हो, तो उसको ट्रायल कोर्ट में उसको को रिलेट तो हो सकता है, उसके बेसिस पे एविडेंस लीड हो सकती है। लेकिन बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट के कहने हैं, ट्रायल कोर्ट खुद ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में जो आईओ ने बयान लिए हैं ओरल, उसके बेसिस पे कोई भी ओपिनियन फ्रेम नहीं की जाएगी। ये सिर्फ जब अदालत में वही विटनेस चीफ और क्रॉस देने आएगा 137 इंडियन एविडेंस में, उससे उसको कोरोबरेट करेंगे कि जो बयान पुलिस के सामने दिया था विटनेस ने, उसी तरह का बयान अगर अदालत में दिया है तो ये माना जाएगा कि हाँ, उसने जो प्रोसेस है क्रिमिनल लॉ का, उसने उसको सपोर्ट किया है। यानी इन्वेस्टिगेशन को जब सपोर्ट करेगा तो वो कन्विक्शन लीड करेगा। और अगर विटनेस जो 161 में बयान दिया था, अगर वो ट्रायल कोर्ट में जा कर के ये कहता है कि ये हमारे गवाही नहीं है, तो एक हिसाब से विटनेस क्या हो जाएगा, होस्टाइल हो जाएगा। यानी जो पुलिस की विवेचना थी और जिसके आधार पे एक्यूज को मुलजिम बनाया गया था या एक्यूज बनाया गया था, वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सिर्फ लास्ट सीन पे नहीं देखना है। एक्यूज खुद एक मुलजिम के रूप में है और ख़ुद में अगर ये देखा जाए तो वो आई विटनेस का भी एक रूप है, तो इसलिए एक्यूज को इस फॉर्मेट में भी देखा जाना चाहिए। और एक्यूज अगर डिनाई करता है तो एक्यूज को डिफेंस विटनेस भी पेश करने के अख्तियार हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, जैसे सपोज करिए कि कहीं पे कोई घटना हो गई, लास्ट सीन आपका महमूदाबाद दिख गया, लास्ट सीन आपका सीतापुर है, लेकिन वहाँ कोई इंसिडेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस समय यहाँ है, 11 बजे आप सीतापुर पहुँच सकते हैं क्योंकि रास्ते हमवार हैं, आदमी पहुँच सकता है। अब चूँकि मेरा लोकेशन यहाँ पे है और घटना बाय द वे सीतापुर के आसपास में हो, तो आज के ज़माने में डिजिटल चीज़ें हैं, तो हम अपने गूगल का लोकेशन यहाँ दिखा सकते हैं। कहीं एटीएम में गए हों, सर्कमस्टांस के तौर पे वहाँ दिखा सकते हैं। किसी मॉल में गए हों, वहाँ कैमरा हो, सीसीटीवी, वहाँ दिखा सकते हैं। घर पे गए हों, हॉस्पिटल गए हों,
और रोड पे तमाम सीसीटीवी फुटेज कैमराज लगे हुए हों, तो परिस्थितिजनक साक्ष्य अगर आपके खिलाफ आती है तो उसको भी डिसकंटिन्यू करने के लिए भी तो आपके पास राइट है। जैसे एक्यूज को 313 में खुद की गवाही देनी है, और 313 फॉर्मेलिटी नहीं, 313 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यानी जो चार्ज बना और चार्ज के बाद में जो गवाहों के बयानात हुए, यानी चीफ और क्लास इन चीफ, तो उसके बाद में जो एविडेंस और मेडिकल वगैरह के थे, सबको मिलाते हुए जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस और उनका एविडेंस का पीरियड और टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी यूँ कहा जाए कि प्रोसिक्यूशन अपने सारे विटनेस और एविडेंस को जब लीड कर देता है अदालत में, उसके बाद उन्हीं सारे चीज़ों पे अदालत जो है 313 का क्वेश्चन बनाती है कि ये विटनेस ये आपके खिलाफ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपको उनके गवाही के बारे में क्या कहना है। ऐसे ही ये कहा जाता है कि ये मेडिकल एविडेंस आया है इस जो आपके ख़िलाफ़ है, और इससे यह साबित होता है कि आपने घटना की है, तो उस पे आपको क्या कहना है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से अगर फॉरेंसिक से कोई रिपोर्ट आती है, यानी एफएसएल से, तो किसी कपड़े को लेकर करके, किसी कनेक्टिविटी को लेकर करके, ब्लड को लेकर करके तमाम तरह के सैंपल्स जाते हैं, तो उसको लेकर करके वो कोर्ट स्पेसिफिक क्वेरी उस पर लीड करेगी। तो जितने एविडेंस आ चुके होते हैं उस पे अलग अलग तरीके से कोर्ट क्वेश्चन बना करके एक्यूज से पुट अप करती है। अब एक्यूज उसमें अगर डिनाई करता है और अपनी बात उसमें इन डिटेल लिखता है, तो एक्यूज को फिर साक्ष्य सफाई देने का भी मौका मिलता है। तो अब 313 के बाद अगर एक्यूज सफाई देना शुरू करता है, तो जो प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश करता है उसको पीडब्ल्यू कहते हैं, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस, और जो कोर्ट विटनेस पेश करती है वो सीडब्ल्यू होता है, कोर्ट विटनेस हो जाता है। इसी तरीके से जो एक्यूज अपने सफाई में विटनेस पेश करता है वो डीडब्ल्यू होता है, यानी डिफेंस विटनेस होता है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी एटीएम में थे, सपोज करिए कि यहाँ हम लोग बैठे हैं, सीसीटीवी हमारा भी चल रहा है, और इसी तरीके से हाई कोर्ट के बाहर का सीसीटीवी चल रहा है। हम लोग बाहर निकलते हैं और बाहर जा कर करके एनीवे कोई हमको एविडेंस लीड करना हो किसी चीज़ को लेके कि नहीं हम यहाँ नहीं थे, वहाँ नहीं थे, तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप डिनाई करते हैं कि इतने बजे हम चेंबर नहीं थे, तो अब इसके लिए क्या है कि हमको डिफेंस विटनेस अगर पेश करना हो तो हम हाई कोर्ट को पेश कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जो सिक्योरिटी इंचार्ज हों उनको पेश कर सकते हैं, और बाकायदा एप्लीकेशन दे कर करके सीसीटीवी पुटअप करा सकते हैं, और इसी तरीके से उनको डिफेंस विटनेस के तौर पे हम पुटअप करा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे रास्ते में कोई सीसीटीवी फुटेज लगा, हाई कोर्ट को सामने लगा है, नेशनल हाईवे पे लगा है, पॉलिटेक्निक पे लगा है, सुरेंद्र नगर गेट पे लगा है, तो अब ऐसी स्थिति में वो जो एक्सेस है कैमरे का और सीसीटीवी का वो पुलिस के पास है। अब पुलिस का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अगर कमिश्नरेट है लखनऊ में, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को उसमें आप समन करेंगे, जो रिलेवेंट आदमी होगा वो पेपर ले कर करके और सीडीआर और फुटेज ले करके अदालत में पेश कर देगा। तो डिफेंस विटनेस में ज़रूरी नहीं कि आपके नात रिश्तेदार ही हों। डिफेंस विटनेस में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसके पास आपके बचाव में कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको भी अगर आप बुलाते हैं अदालत में, तो उसको भी डिफेंस विटनेस के रूप में माना जाएगा। बहुत से लोगों का ये अप्रीहेंशन है कि डिफेंस विटनेस में सिर्फ प्राइवेट पर्सन्स हो सकते हैं, प्राइवेट पर्सन्स हो सकते हैं, अपने लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है।
जिसके जैसे मान लीजिए अभी आप एटीएम में गए, एटीएम से पैसा निकाल रहे थे और किसी ने एलिगेशन लगा दिया कि आपने महमूदाबाद में दूसरे एटीएम से पैसा निकाला है। अब अगर उस पर केस पुट ऑफ हो जाता है और केस अगर चलता है तो मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने अपना केस रखा, सारी चीज़ें रखी, जिस दिन आपने 313 अपना दिया उसके बाद डिफेंस विटनेस के तौर पे यहाँ के एटीएम में जो सीसीटीवी लगा है, एटीएम के जो जिम्मेदार हैं, जिस बैंक का है, जिस बैंक के कर्मचारी हैं, वहाँ पे जो गार्ड लगा है आउटसोर्सिंग का, उसको तलब कर करके, तो इस तरीके से कलेक्टिवली आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी डिफेंस विटनेस में बुला सकते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि लास्ट सीन ही किसी मुकदमे में कन्विक्शन के लिए काफ़ी है, इतना मेरे हिसाब से इतना काफ़ी नहीं है। लेकिन एक्यूज़ को और एक्यूज़ के एडवोकेट को इस पे बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा। लास्ट सीन के एविडेंस में जिस केस पे आपने अपील तैयार की है, अगर यूँ देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से डिफेंस विटनेस को पुट ऑफ करने में कमज़ोरी रही। इस केस में जहाँ पे साड़ी मिली, साड़ी से उसको कनेक्ट किया। जब हमने इसी केस को 2013-14 में बेल की थी तो हमने ये कहा कि चूँकि ये जंगली जानवर के पंजे लगे हैं, आप अगर मेडिकल को बहुत करीब से देखें इसके, तो किसी आदमी को जब कोई आदमी मारता है या किसी तरीके से मारता है तो मारने के जो टूल्स होते हैं, अब जो मान लीजिए टूल्स बरामद ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई जंगली जानवर जैसे चीता है, बाघ है, भालू है या बिज्जू है, जो भी जंगली जानवर है, जब किसी को पकड़ते हैं तो उनके नाखून बहुत डीप तक लगते हैं, और जब वो अपने दांतों से काटते हैं तो जो उनका कैनाइन होता है वो आदमी के दांतों से बहुत गहरे होते हैं। तो उससे मेडिकली, जब आप मोदी का मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस उस पर देखेंगे, मोदी एक मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उस पर अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारा डिटेल वो दिया हुआ है कि किस तरह के कैसे पंजे लगेंगे तो आ जाएंगे। इस केस में हमने यही बहस की थी बेल में, हालांकि इसमें तीसरी बेल में हम आए थे और तीसरी बेल हुई थी। उसमें हमने ये किया कि जहाँ पे गले पे निशान है वो आदमी के नाखून का नहीं हो सकता है। नाखून में अगर कोई मारेगा, अगर वाइड मारता है या पोर्ट्रेट मारता है तो भी नाखून के मारने की सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में होगी, बहुत माइनर होगा। लेकिन अगर कोई जानवर मारता है, जैसे भालू है, भालू का जो कांटा होता है वो बहुत गहरा होगा और डीप होगा, जो इंजरी होगी वो डीप होगी, यानी मसल्स में डीप होगी। और जब नाखून आदमी के होंगे तो बहुत डीप होगी, तो 2 mm होगी, 3 mm होगी। लेकिन अगर वही भालू का होगा तो 1 इंच तक भी डीप हो सकती है, आधी इंच तक डीप हो सकती है। तो जो इसमें गला कटा, अगर किसी आदमी का या किसी विक्टिम का कोई गला काटता है तो गला काटने के लिए सिर्फ हाथ होना काफ़ी नहीं है, काटने के लिए उसके पास टूल होना चाहिए, टूल में शार्पनेस होना चाहिए, शार्पनेस इस लेवल का हो कि वो हड्डी भी कट जाए। वह ट्रेचिया बोन है, कमज़ोर होता है, लेकिन ट्रेचिया बोन के नीचे जो हड्डी है वो बहुत मजबूत होती है। अब उसके कटने का जो स्टाइल है वो ऐसे कटा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके ऊपर कोई गोश्त नहीं। अगर कोई आदमी काटेगा तो गोश्त तो अलग करेगा नहीं भाई, अगर किसी को मारना ही है तो काट करके गर्दन अलग कर दिया, मर गया, छोड़ के चला गया। लेकिन अगर बॉडी के पार्ट से कुछ हिस्से से अगर गोश्त गायब होते हैं, इट्स मीन्स कि वो उन जानवर या उन एलिमेंट्स ने उसके ऊपर हमला किया है और हमला करने के बाद उसे डेड किया है और उसके कुछ पार्ट हिस्से को खा लिया है। जैसे सर दर्जी के खेत में पाया गया, हाथ कहीं दूरी पे पाई गई, और हाथ में अगर देखा जाए तो गोश्त है नहीं, जो हैंड पाया गया उसमें गोश्त है नहीं।
सर वाले में अगर देखें तो स्केलेटल पाया गया, उसमें गोश्त है नहीं। तो 3 दिन 4 दिन पहले आम तौर पे आप देखें कि अगर कोई जानवर रोड पे मर जाता है या कोई जानवर खेत में मर जाता है, गांव देहात के हम लोग हैं, तो 2-3 दिन में उसकी बॉडी से गोश्त खत्म नहीं होता, सड़न आएगी, बदबू आने लगेगी, वो होगा। लेकिन 15-20 दिन से पहले कोई भी बॉडी गोश्त न सड़ करके गल करके ख़त्म नहीं होती है। 3 दिन में 4 दिन में ये कहा गया कि गर्दन का गोश्त हटा हुआ है, हाथ के हड्डियां दिख रही हैं, उस पे गोश्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोश्त ऑटोमेटिकली 3 दिन के बाद हाथ पे न रह जाना, भले इंसिडेंट कोई भी हो, और गोश्त उस पे न रह जाना, ये प्रिज्यूम करता है और स्ट्रांगली प्रिज्यूम करता है कि इसको जंगली जानवर ने खाया, और जो डेथ हुई है वो जंगली जानवर से है, पंजे के जो निशान है वो जंगली जानवर के हैं। देखिए, वकालत में ज़रूरी नहीं है कि आदमी डॉक्टर हो, लेकिन जब आप क्रिमिनल लॉ की वकालत करेंगे तो कभी कभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये चोट जो है, ये चोट कैसे आ सकती है, इस चोट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे। अगर चोट को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे मेडिकली तो आपको फर्दर अपील में बहस करने में प्रॉब्लम होगी। तो जो इसमें चोट आई थी एक्चुअल में वो जंगली जानवरों के पंजे की चोट है और उनके कैनाइन से काटने की, और जब खींच करके कोई चीज़ वो करती है तो हड्डियां कटती नहीं हैं, हड्डियां या तो टूटती हैं या तो जोड़ से निकल जाती हैं। और अगर कोई आदमी मारता डिसीज को या गला काटता तो जो काटने से आता है वो शार्प होगा, हड्डियां कटेंगी वो भी शार्प होगा, और अगर कोई लाठी डंडे से मारेगा तो ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट होगी। तो यहाँ तो कुछ भी चीज़ पाई नहीं गई। इसलिए आपका जो क्वेश्चन है कि क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन लीड हो सकती है, कन्विक्शन हो सकती है, लेकिन सिर्फ लास्ट सीन होना, यानी आखिरी बार डिसीज के साथ किसी मुलजिम को देखा जाना कन्विक्शन के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। जो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे, रिलेवेंट चीज़ें जो है एविडेंस से कनेक्ट करनी पड़ेंगी, और अदर कोरेबोरेटिव एविडेंस उसके साथ अगर कनेक्ट नहीं होगा तो सिर्फ लास्ट सीन होना काफ़ी नहीं। लास्ट सीन पे एक्यूज को भी डिनाइल का मौका मिलेगा। तो एक्यूज किसी भी स्टेज पे हेल्पलेस नहीं है, उसको भी एविडेंस मिलते हैं, लेकिन चूंकि ट्रायल इतना लंबा हो जाता है कि लोग इंसिडेंट भूल जाते हैं और ज़्यादातर कोई डिफेंस में गवाही नहीं दे पाता। हमने ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ में देखा है कि लोग चलते चलते जब डिफेंस की नौबत आती है कि उसको, तो उसमें डिफेंस विटनेस एग्जामिन नहीं हो पाते। वो अगल बगल के भलाई बुराई की वजह से लोग गवाही नहीं देते। पहले जब घटना हुई रहती है तो लोग गुस्से में रहते हैं, सब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन धीरे 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 जब समय बीत जाता है तो गांव घर के लोग होते हैं सब उन चीज़ों से भूल जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कन्विक्शन के लिए तो लीड नहीं हो सकती, अदर कोरबोरेटिव एविडेंस का होना अनिवार्य है।